बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में नंदलाल नाम का एक परिवार रहता था। इस परिवार में नंदलाल अपने दोनों बेटों वीरेंद्र और अनुराग और अपनी बड़ी बहू सुकन्या के साथ रहते थे। नंदलाल की एक प्यारी सी गाय भी थी जिसका नाम था मोती। मोती नंदलाल को बहुत प्रिय थी क्योंकि उन्होंने उसे बहुत छोटे से पाला था। नंदलाल की बड़ी बहू सुकन्या को अपने ससुर और छोटे देवर के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा परेशान रहती थी और अपने पति वीरेंद्र से शिकायत करती रहती थी। सुनो जी, मैं इस बुढ़े से तंग आ गई हूँ। पता नहीं इन दोनों बाप बेटे से मेरा पीछा कब छूटेगा। अरे भाग्यवान, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? आपको दिखाई नहीं देता क्या? मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। आप अपने बूढ़े बाप से कुछ कहते क्यों नहीं? उस बूढ़े ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। क्या मैं उसकी नौकर हूँ जो दिन रात उसके अंधे बेटे और उसकी बूढ़ी गाय की सेवा करूँ? बहू, अरे ओ सुनैना बहू, आखिर तुम क्या कर रही हो? देखो, मेरी मोती अभी तक भूख से चिल्ला रही है। तुमने उसे अभी तक घास क्यों नहीं डाली? आ रही हूँ। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकते क्या? बहू, देखो, मेरी मोती अभी तक भूख से चिल्ला रही है। अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? अरे इतनी ही फिक्र है तो खुद ही क्यों नहीं घास डाल लेते? अरे बेटी, मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी शक्ति होती तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ रहा है। आप बूढ़े हो तो मैं क्या करूं? मुझसे पूछकर बूढ़े हुए थे क्या? आप मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं? बहू, मैंने तो बस तुम्हें घास डालने को कहा था। तुम मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? और वीरेंद्र कहाँ है? वह अभी सो रहा है क्या? तभी वीरेंद्र वहां आता है और बोलता है। क्या हुआ पिताजी? सुबह सुबह सुनैना पर क्यों बरस रहे हैं? अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने तो बस सुनैना से मोती को घास डालने को कहा, लेकिन वह मुझे ही सुनाने लगी। तभी वहां नंदलाल का छोटा बेटा अनुराग आता है। अनुराग जन्म से ही एक आंख से अंधा था। क्या हुआ पिताजी? सुबह सुबह क्या बात हो रही है? अरे बेटा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? पिताजी, मैं मोती के लिए घास लाने गया था। अरे वीरेंद्र, तुझे शर्म नहीं आती क्या? जो अनुराग से ऐसी हालत में भी काम करवा रहा है। इसे वैसे ही एक आंख से दिखाई नहीं देता। अगर इसे कुछ हो जाता तो? अपने छोटे बेटे को लेकर पिताजी को कुछ ज्यादा ही चिंता है। भैया सही कह रहे हैं। पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं ठीक हूँ। आप जाकर नहा धो लीजिए। तब तक मैं मोती को घास डालता हूँ। नंदलाल को अपने छोटे बेटे अनुराग की बहुत चिंता होती थी क्योंकि उसका बड़ा बेटा और बहू अनुराग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसलिए नंदलाल चाहता था कि उसके जीते जी अनुराग की शादी एक अच्छी लड़की से हो जाए। एक दिन नंदलाल अपने पुराने दोस्त के घर जाता है और बोलता है। क्या हुआ नंदलाल, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? रामलाल, मैं तुम्हारे पास अपने बेटे अनुराग के विवाह के संबंध में बात करने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा घर परिवार ढूंढ रहे हो। हाँ नंदलाल, मैं अपनी बेटी नीलिमा के लिए अच्छा घर परिवार ढूंढ रहा हूँ। अच्छा घर मिलते ही
मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। रामलाल, मैं सोच रहा था कि हमारी इतनी पुरानी दोस्ती को क्यों ना हम रिश्तेदारी में बदल लें। आप क्या कहना चाहते हैं नंदलाल भाई? मैं समझा नहीं। अरे भाई, तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे हो और मैं अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की देख रहा हूँ, तो क्यों ना तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो। क्या कह रहे हो नंदलाल? कहाँ मेरी बेटी रूपवती और कहाँ तुम्हारा वह काना बेटा? ऐसा मत बोलो रामलाल, मेरे बेटे में भला क्या कमी है? क्या कमी है क्या? उसकी कमी तो पूरा गांव जानता है। तुम्हारा बेटा काना है। भला मैं अपनी इतनी सुंदर बेटी का विवाह तुम्हारे काने बेटे से क्यों करूंगा? भले ही मेरा बेटा एक आंख से अंधा है, मगर तुम देखना रामलाल, मैं अपने बेटे का विवाह बहुत सुंदर कन्या से करूंगा। क्या हुआ पिताजी? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं। कोई बात है क्या? बेटा अनुराग, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तेरा विवाह एक अच्छी कन्या से हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे पिताजी, ये सब बातें छोड़िए और आराम कीजिए। मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ। इतना कहकर अनुराग वहां से चला जाता है। फिर रात के समय क्या हुआ भाग्यवान? आज इतनी खुश क्यों दिख रही हो? अरे, आज मैंने तुम्हारे पिताजी और अनुराग की बातें सुनी थी। तुम्हें पता है, आज वह तुम्हारे काने भाई के लिए लड़की देखने गांव में गए थे। अरे, इस काने को अपनी बेटी कौन देगा भला? मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो जाएगा और तुम्हारे छोटे भाई को हम नौकर बनाकर रखेंगे। हाँ भाग्यवान, पिताजी की जायदाद तो हमने चालाकी से हड़प ही ली है। मोती, तू यहीं आसपास ही रहना, कहीं दूर मत जाना। मैं यहीं पर पेड़ के नीचे बैठा हूँ। अनुराग पेड़ की छांव में आराम कर ही रहा था कि तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, यह इतने घने जंगल में कौन रो रहा है भला? अनुराग ने जंगल के भीतर जाकर देखा तो एक पेड़ के नीचे बैठी एक औरत रो रही थी। अरे सुनो, तुम क्यों रो रही हो? तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। मैं यहीं पास में एक झोपड़ी में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे और अभी कुछ दिन पहले मेरी बूढ़ी दादी भी मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गईं। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे ये अकेलापन अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। मगर तुम कौन हो और ये तुम्हारी आंख को क्या हुआ है? मेरा नाम अनुराग है। मैं यहाँ पास के ही गांव में रहता हूँ। मैं जन्म से एक आंख से अंधा हूँ। प्रिया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो ना। प्रिया, तुम मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझ जैसे काने से विवाह करना चाहोगी? मैंने भी तुम्हारी तरह दयालु और अपनी जान की फिक्र किए बिना दूसरों की मदद करने वाला इंसान नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, इसी तरह से प्रिया और अनुराग विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद दोनों अपने घर जाते हैं। पिताजी, बाहर आइए। यह देखिए पिताजी, मैं किसे लेकर आया हूँ। क्या हुआ बेटा, और ये लड़की कौन है? पिताजी, यह लड़की कोई और नहीं, आपकी बहू है। क्या कह रहे हो देवर जी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर अनुराग ने सभी को पूरी बात बताई। बेटा अनुराग, तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। सुनैना बहू, तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अंदर जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। स्वागत करो मेरे बच्चों का। खबरदार, जो मेरे घर में अपने काले कदम रखे तो। भाभी,
आप यह क्या कह रही हैं? और नहीं तो क्या, पता नहीं किस डायन से शादी कराए हो। न इसके परिवार का पता है और न इसके खानदान का। सुनैना बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? ये घर की बहू है, भला ये घर में क्यों नहीं आएगी? इस घर पर जितना तुम दोनों का हक है उतना ही इन दोनों का भी। पिताजी, लगता है आप भूल रहे हैं कि आपने अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। वीरेंद्र, यह तू ठीक नहीं कर रहा है। मैंने तुझ पर बहुत भरोसा करके सारी संपत्ति तेरे नाम की थी। पिताजी, आपने हमारी आधी से ज्यादा संपत्ति अनुराग के इलाज में उड़ा दी, इसीलिए अनुराग का हिस्सा तो उसे पहले ही मिल चुका है। लेकिन भैया, बस कीजिए आप लोग, अब झगड़ा मत कीजिए और चलिए यहाँ से। अनुराग बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। भैया, कम से कम पिताजी की उम्र का तो लिहाज कीजिए, कम से कम उन्हें तो रख लीजिए। नहीं नहीं, अब ये बोलेगा तो भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। हाँ हाँ, जाओ ना। वैसे भी तुम लोगों को यहाँ रोकना कौन चाहता है? भैया, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे हमारी मोती को दे दीजिए। पिताजी ने उसे बहुत छोटे से पाला है, उन्हें बहुत लगाव है मोती से। हाँ हाँ, इस बूढ़ी गाय को भी अपने साथ ले जाओ। वैसे भी तुम लोगों के जाने के बाद इसकी देखभाल करेगा भी कौन? अरे वाह, ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। तुम्हारा भाई तो अपने साथ साथ तुम्हारे बूढ़े बाप को भी ले गया। हाँ भाग्यवान, अब तो यही देखना है कि ये लोग जाते कहाँ हैं। इधर ये तीनों जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझे तो लगा था कि तुमसे विवाह करके मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। अनुराग, ऐसा मत कहिए। मेरी ही किस्मत खराब है जो मेरे कारण आपको और पिताजी को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं बेटी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ करना बेटा, आज मेरी गलती के कारण तुम दोनों को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मगर पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे, और हमारे साथ तो हमारी मोती भी है। आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए, हम तीनों मेरे घर चलेंगे। तुम्हारे घर? हाँ, मेरे घर। मैंने आपको बताया था कि मैं इसी जंगल की एक झोपड़ी में रहती हूँ। हम तीनों और मोती वहीं रहेंगे। अनुराग, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें वहीं चलना चाहिए। ठीक है पिताजी। इतना कहकर वे सभी प्रिया की झोपड़ी की ओर चल दिए। यही है मेरी छोटी सी झोपड़ी। यहीं पर मैं और मेरी बूढ़ी दादी रहा करती थी। पिताजी, आज से हम लोग यहीं पर रहेंगे। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। प्रिया, हमें रहने के लिए छत तो मिल गई है, लेकिन हम लोग खाएंगे क्या? हमारे पास तो कोई रोजगार भी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम लोग जंगल से कुछ मिट्टी ले आना, हम लोग मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचेंगे। मेरे दादा परदादा मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचते थे, इसलिए मुझे भी थोड़ी बहुत बनानी आती है। पिताजी, यह तो बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है पिताजी, कल से हम ऐसा ही करेंगे। फिर अगले दिन प्रिया और अनुराग जंगल से ढेर सारी मिट्टियाँ ले आते हैं और नंदलाल उनकी मूर्तियाँ बनाने लगता है। मूर्तियों को बेचकर पहले दिन ही उनका काफ़ी अच्छा मुनाफा हो गया था। इसी प्रकार से उसने दिन खुशी खुशी बीतने लगा। पिताजी, आप जो हमें मूर्तियां बनाकर देते हैं वह तुरंत ही बाजार में बिक जाती है और हमें काफी अच्छा मुनाफा भी होने लगा है। तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन जब प्रिया और अनुराग मूर्तियाँ बेचकर घर आते हैं, तब नंदलाल उनसे कहता है, बेटा, हमारी मोती कहीं नहीं मिल रही, सुबह से ही पता नहीं कहाँ चली गई। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं मोती को ढूंढ कर लाता हूँ।
मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप चिंता मत कीजिए, वह मिल जाएगी। फिर वे दोनों मोती को ढूंढने जंगल के भीतर चले जाते हैं। अरे ओ मोती, पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली गई। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति पूरी तरह से धूल से ढकी हुई थी। अनुराग, ये देखो, जरा देखने में तो यह किसी तपस्वी की मूर्ति लग रही है। अरे देखिए तो, इस मूर्ति पर कितनी धूल जमी हुई है। अगर हम इसे साफ कर देंगे तो यह और भी अच्छी दिखेगी। इतना कहकर अनुराग और प्रिया मूर्ति की साफ सफाई कर देते हैं। अरे अनुराग, देखो तो, यह मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। अचानक से मूर्ति में से एक तेज प्रकाश निकलता है और उसमें से एक गुरुदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, वह कौन है जिसने मेरी इतने साल की तपस्या भंग कर दी? तपस्या? कैसी तपस्या गुरुदेव? हम तो बस इस मूर्ति की सफाई कर रहे थे। हाँ गुरुदेव, अनुराग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कैसी सफाई? यह तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव, हम तो यहाँ अपनी गाय को ढूंढने आए थे, तभी हमें यह मूर्ति यहाँ दिखाई दी। लेकिन मूर्ति पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, तो हमने सोचा कि इसकी सफाई कर दें। बच्चों, मैं 10 साल से इस मूर्ति के अंदर तपस्या कर रहा था, लेकिन तुम लोगों के छूते ही मेरी तपस्या भंग हो गई। हमारे कारण आपकी सालों की तपस्या भंग हो गई। हमें माफ कर दीजिए गुरुदेव। हाँ बाबा, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमें क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं मेरे बच्चों, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। आज के इस जमाने में कोई भी बिना मतलब के काम नहीं करता, लेकिन तुमने तो निस्वार्थ भाव से इस मूर्ति की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसकी सफाई की है। मगर तुम दोनों कौन हो और यह तुम्हारी आंख को क्या हुआ है? गुरुदेव, हम इसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पिताजी के साथ रहते हैं। मैं जन्म से ही एक आंख से अंधा हूं। हमारी गाय इस जंगल में कहीं खो गई है, इसीलिए हम उसे ढूंढने यहाँ आए थे। लेकिन बेटा, तुम इस जंगल में क्यों रहते हो? इस प्रकार से अनुराग पूरी बात उन्हें बताता है। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भला कोई ऐसे अपने पिताजी और छोटे भाई को घर से निकालता है क्या? तुम देखना, तुम्हारे बड़े भाई का कभी भला नहीं हो सकता। तुम दोनों मांगो मुझसे जो भी तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव। मैं तो हर दिन बस भगवान से यही मांगती हूँ कि मेरे पति की आंख ठीक हो जाए। इतना सुनते ही गुरुदेव एक मंत्र पढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद अनुराग की आंखें ठीक हो जाती है। उसे दोनों आंखों से दिखाई देने लगता है। प्रिया, प्रिया, देखो, मुझे दोनों आंखों से दिखाई दे रहा है। अरे हाँ गुरुदेव, मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मांगो बेटी, तुम्हें और क्या चाहिए? गुरुदेव, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पति की आंखें ठीक हो गईं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मगर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। गुरुदेव फिर से मंत्र पढ़ने लगते हैं और उसके आगे 5 सोने से भरे घड़े प्रकट हो जाते हैं। यह सभी सोने से भरे मटके तुम्हारे हैं। क्या सच में? यह सभी सोने से भरे मटके हमारे हैं, लेकिन हम इसे नहीं रख सकते हैं गुरुदेव। हाँ बाबा, हमें यह नहीं चाहिए। जब कोई बड़ा खुशी खुशी उपहार दे रहा हो तो स्वीकार करना चाहिए।
तुम दोनों का मन बहुत ही निश्चल है, इसलिए मैं तुम दोनों को यह उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों का भाग्य तुम्हारे अच्छे कर्मों ने बदला है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। इतना कहकर गुरुदेव वापस अपनी मूर्ति में चले जाते हैं। पिताजी सही कहते हैं प्रिया, हमें सिर्फ अपने सही कर्म करने चाहिए। फल ऊपर वाला जरूर देता है, लेकिन हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? अनुराग, हम अपनी जरूरत जितना ही सोना रखेंगे, बाकी गरीबों में बांट देंगे। ये देखो, हमारी मोती भी आ गई। हाँ, आपने सही कहा, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। फिर प्रिया और अनुराग घर जाकर पूरी बात नंदलाल को बताते हैं। देखा तुम दोनों ने, जो व्यक्ति किसी के साथ बुरा नहीं करता उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। फिर वो दोनों उस गांव में अपना घर बनाकर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और जब भी किसी को धन की जरूरत होती तो उसकी मदद जरूर करते हैं। तो इस प्रकार से यह कहानी यही समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।